वो कौन था जिसने बिना तलवार उठाए एक साम्राज्य खड़ा कर दिया, जिसने अपने शिष्य को सम्राट बनाया, फिर चुपचाप इतिहास से बाहर चला गया? वो था चाणक्य। लेकिन क्या आप जानते हैं, उसके जीवन की सबसे रहस्यमय कहानी वही थी जो इतिहास की किताबों में नहीं है। मगध की गद्दी पर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। पश्चिम में सौराष्ट्र से लेकर पूर्व में कामरूप, उत्तर में तक्षशिला से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक हर कोई मगध की शक्ति से परिचित था। लेकिन इस साम्राज्य की असली नींव किसी तलवार या युद्ध ने नहीं, बल्कि एक तेज बुद्धि ने रखी थी, आचार्य चाणक्य ने। चाणक्य, जिसे कभी विश्वगुप्त और कभी कौटिल्य कहा जाता है, अब बूढ़े हो चुके थे। सिर के बाल पहले ही त्याग चुके थे, पर अब चेहरा भी थका हुआ लगता था। आंखों में तेज तो अब भी था, पर कुछ भीतर ही भीतर बुझता जा रहा था। वर्षों की राजनीति, साजिश, युद्ध और राष्ट्र निर्माण के बाद अब उनके जीवन में एक चुप्पी उतर गई थी। चंद्रगुप्त ने धर्म की ओर झुकाव पा लिया था। सम्राट अब धीरे धीरे जैन धर्म की ओर आकर्षित हो रहा था। उसके मन में वैराग्य ने घर कर लिया था। उसने अपने गुरु आचार्य से कई बार कहा था, गुरुदेव, अब शांति की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि अगला उत्तराधिकारी बिंदुसार हो। मुझे तप का मार्ग चुनना है। चाणक्य ने पहली बार कोई उत्तर नहीं दिया। वो बस चुप थे। अब उस चुप्पी में भी शोर था, क्योंकि चाणक्य जानते थे कि बिंदुसार के लिए मार्ग तैयार करना जितना जरूरी था, उतना ही खतरनाक भी। दरबार में अब नए लोग आ रहे थे। कुछ वैश्य वर्ग से थे, कुछ ब्राह्मण, तो कुछ शूद्र जनजाति से, जो चंद्रगुप्त की उदारता से प्रेरित होकर प्रशासन में घुसे थे। लेकिन चाणक्य की नजर हर एक व्यक्ति पर थी। उन्हें पता था कि सत्ता में जो नर्म दिखता है वो अक्सर सबसे ज्यादा घातक होता है। उन्हीं में से एक था राधागुप्त। राधागुप्त एक निपुण प्रशासक, भीतर से महत्वाकांक्षी और चाणक्य के तेज को चुनौती मानने वाला। वो बिंदुसार का प्रिय बनता जा रहा था, और चंद्रगुप्त के संन्यास लेने के बाद राधागुप्त ने चुपचाप सम्राट के कान में जहर घोलना शुरू कर दिया। गुरुदेव अब थक चुके हैं, अब उन्हें विश्राम देना ही उचित होगा। ये वाक्य धीरे धीरे बिंदुसार के कानों में रेंगता गया। जब ये आवाज महल की दीवारों में गूंजने लगी तो एक दिन चाणक्य ने स्वयं सिंहासन कक्ष में प्रवेश किया। ना कोई घुंघरू, ना कोई घोषणा, बस उनकी पदचाप ही सबको खड़ा करने के लिए बाध्य करती थी। उन्होंने बिंदुसार को देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, अब मैं जा रहा हूं। बिंदुसार थोड़ा घबरा गया, लेकिन बोला, गुरुदेव, ये तो आपका ही घर है। चाणक्य मुस्कुराए। घर नहीं रहा, अब ये महल है, जहां रिश्तों की दीवारें पत्थर की होती हैं। वो पीछे मुड़े और वहां से चले गए। ना उन्होंने पीछे देखा और ना ही किसी ने उन्हें रोका। चाणक्य महल से निकल तो गए थे, लेकिन उनके मन में अजीब सी शांति और असहनीय विषाद साथ साथ चल रहा था। वर्षों तक जिस साम्राज्य को खड़ा किया, उसकी दीवारें अब उन्हें अपना ही बोझ लगने लगा था। पैरों में अब राजकीय चप्पलें नहीं थी और कंधे से चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य की कोई मोहर भी नहीं लटक रही थी। बस एक अंधा विश्वास था कि ये जो राष्ट्र खड़ा किया है वो अब भी सही दिशा में जाएगा। पर वो ये भी जानते थे, सत्ता कभी किसी की नहीं होती, वो सिर्फ वक्त के सौदागर की होती है। पाटलिपुत्र की गलियां अब उनके लिए अनजान होती जा रही थी। लोग उन्हें पहचानते तो थे, पर अब कोई आगे आकर चरण नहीं छूता था। यह बदलाव उन्हें खलता नहीं था। वो स्वयं यही चाहते थे। जितनी ऊंचाई उन्होंने पाई थी, अब वो उसी नींव में विलीन हो जाना चाहते थे। कई दिनों की यात्रा के बाद वो गंगा किनारे के एक छोटे से गांव में पहुंचे, जिसका नाम था कैशिकपुर। वहां एक बूढ़ा वैद्य उनका परिचित था, आचार्य भरद्वाज। भरद्वाज ने उन्हें देखा तो भावुक उठा। तुम आ गए आचार्य? चाणक्य बस मुस्कुरा दिए। आ गया, क्योंकि जाने की यही दिशा शेष थी। उन्होंने वहीं एक छोटी सी कुटिया में आश्रय लिया। कोई राजसी भावुकता नहीं, बस एक खजूर की मचान, थोड़ी लकड़ी, एक जल पात्र और एक आसन। गंगा की लहरें जब रात में आती तो वो एक मध्यम स्वर में शोर मचाती और चाणक्य को लगता मानो समय स्वयं उनसे बात कर रहा हो। वहीं से उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। वो अब शांति से जीवन के अंतिम सत्य को आत्मसात करना चाहते थे।
लेकिन शांत समय सत्ता को सहन नहीं होता। पाटलिपुत्र में राधागुप्त अब धीरे धीरे अपने जाल में बिंदुसार को बांधने लगा था। नए फैसले, नए कानून, नए कर, सब कुछ बदलने लगा था और इन सभी निर्णयों के पीछे एक चीज समान थी, चाणक्य की नीति को भुला देना। राधागुप्त ने बिंदुसार से कहा, आचार्य ने देश की सेवा की, लेकिन अब नई पीढ़ी को आगे बढ़ना है। उनकी नीतियां कठोर थी, हम अब जन भावनाओं की राजनीति करेंगे। धीरे धीरे दरबार में नीति शास्त्र नामक ग्रंथ गायब होने लगा। उस पुस्तक को जो कभी शत्रुओं को हरा देती थी, अब रजाइयों के नीचे दबा दिया गया। लेकिन सत्ता को जब लगता है कि वो इतिहास को मिटा सकती है, वहीं से उसका पतन शुरू होता है। एक दिन कैशिकपुर के पास एक बालक आया, नाम था चंद्रसेन। वो एक अनाथ था जिसकी आंखों में गजब का तेज था। चाणक्य ने उसमें अपनी ही छवि देखी, निर्धन, अपमानित और साहसी। उन्होंने उसे अपने पास रखा, पढ़ाया, संस्कृत, गणित, राजनीति और कूटनीति सिखाई। चंद्रसेन दिन ब दिन बदलता गया। वो न केवल शास्त्रों में तेज था, बल्कि उसकी सोच में भी अद्भुत गहराई थी। चाणक्य को फिर से एक उद्देश्य मिल गया था, पर इस बार वो उद्देश्य साम्राज्य नहीं, ज्ञान का पुनर्जन्म था। गांव में वो गुप्त रूप से नीति शास्त्र पर टिप्पणियां लिखते, पुराने श्लोकों के अर्थ बदलते और भविष्य के लिए सूत्र तैयार करते। धर्म बदलता है समय के साथ, लेकिन नीति को लचीला बनाना होगा। उन्हें यह भी अंदेशा हो गया था कि राधागुप्त उन्हें खोज रहा है। एक दिन गांव के बाहर कुछ अजनबी दिखे। उन्होंने अपने चेहरे को कपड़ों से ढका हुआ था। भरद्वाज ने बताया कि ये लोग तुम्हारे लिए खतरा हो सकते हैं। चाणक्य ने तब एक गुप्त निर्णय लिया। उन्होंने अपने लिखे सारे ग्रंथ एक मिट्टी के बर्तन में बंद किए और गंगा की रेत में गाड़ दिए। साथ में चंद्रसेन को बुलाकर कहा, जब समय सही हो उन्हें निकालना, आज नहीं, शायद वर्षों बाद, तब जब राष्ट्र को फिर से नीति की जरूरत होगी। इस बातचीत के कुछ दिन बाद ही चाणक्य ने शरीर त्यागने का संकल्प किया। गंगा तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे वो ध्यान में बैठे। किसी को कुछ नहीं बताया, ना कोई शिष्य, ना कोई शिष्य मंडली, बस चंद्रसेन, भरद्वाज और गंगा। रात का तीसरा पहर था, जब गंगा से हवा चल रही थी। चंद्रसेन ने देखा आचार्य की सांसें मद हो रही थी। चाणक्य ने बस इतना कहा, राजा बदलता है, राज्य भी बदलता है, लेकिन विचार अगर वो सत्य हो, वे काल को भी झुका देते हैं। और फिर मौन। गंगा की लहरें अब भी बह रही थी। चंद्रसेन की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो झुका और आचार्य के चरणों में प्रणाम किया। वो चला गया। ना कोई समाधि बनी, ना कोई आखिरी जयकारा, बस गंगा की लहरों में उसकी परछाई रह गई और हवा में बिखरे उसके विचार। चाणक्य मर नहीं सकते, क्योंकि जो विचार बन जाता है वो देह नहीं, दिया बन जाता है। कहीं कोई चंद्रसेन आज भी किसी गांव में बैठा कोई कुटिया में नीति लिख रहा है। कोई बालक दुनिया बदलने का सपना देख रहा है, क्योंकि आचार्य ने शरीर छोड़ा था, विचार नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारी इस कहानी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही किस्से और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए किस्से और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।